नमस्कार दोस्तों, अचीवर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं बायो के, जो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एक सेट अपने ने 20 क्वेश्चन का कर लिया है। आज 20 क्वेश्चन और करते हैं जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता में बार बार पूछे गए हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखो, बायोलॉजी एमसीक्यू है जिसका ये पार्ट 2 है। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है ना? तो मानव शरीर में ईंधन की तरह काम करने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है। कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ईंधन की तरह काम करता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से अपने को 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितनी ऊर्जा मिलती है? 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। जबकि 1 ग्राम विटामिन से अपने को कितनी ऊर्जा मिलती है? 0 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। विटामिन अपने शरीर को ऊर्जा नहीं देता है, लेकिन अपने शरीर में ऊर्जा संबंधी जो क्रियाएं हैं जिनको हम मेटाबॉलिज्म उपापचय के नाम से जानते हैं, उस उपापचय मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो उस समय आंसर देना होता है विटामिन करता है। कौन करता है? उपापचय का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? विटामिन के द्वारा होता है। प्रोटीन जो है, 1 ग्राम प्रोटीन से अपने को 4.1 से 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। जबकि प्रोटीन जो होता है वो अपने शरीर में संरचनात्मक घटक है। क्या है? संरचनात्मक घटक है जो अपने शरीर के क्या है? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। तो शरीर में जो उत्तक है उसमें टूट फूट हो जाती है, तो मरम्मत का काम कौन करते हैं? प्रोटीन करते हैं। तो यहां अपने से क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो फ्यूल की तरह, ईंधन की तरह काम करने वाले जो पदार्थ हैं वो कार्बोहाइड्रेट है। प्रतिदिन मनुष्य को लगभग 300 ग्राम प्रतिदिन कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ती है ना? और कार्बोहाइड्रेट भी कई प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत देखें तो गेहूं हो गया, दूध हो गया, चावल हो गया, आलू हो गया, ये सब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं, सोर्स होते हैं। तो ये बात समझ में आई? ईंधन, फ्यूल की तरह काम करने वाला कौन है? कार्बोहाइड्रेट। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। शहद, जिसे आपने हनी कहते हैं, उसका सबसे प्रमुख घटक कौन सा होता है? तो उस समय आंसर देना होता है फ्रक्टोज। जो फ्रक्टोज होता है वो शहद का सबसे अच्छा घटक है। ठीक है। फ्रक्टोज को हम फ्रूट शुगर के नाम से भी जानते हैं। इसे फ्रूट शुगर के नाम से भी जाना जाता है ना? फलों से प्राप्त शर्करा कौन सी है? फलों से प्राप्त शर्करा कौन सी है? तो फलों से प्राप्त शर्करा है वो कौन सी है? फ्रक्टोज है। कौन सी शर्करा है जो फलों से प्राप्त होती है? फ्रक्टोज प्राप्त होती है। ठीक है। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा भी फ्रक्टोज होती है। दोस्तों, प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी जो शर्करा होती है ना, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा की हम बात करें, नेचुरल शुगर की हम बात करें, सबसे मीठी जो प्राकृतिक शर्करा है, नेचुरल शुगर है, वो भी कौन है? फ्रक्टोज है। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा भी फ्रक्टोज है ना? सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा भी कौन है? फ्रक्टोज है। ठीक है। और सबसे मीठी आपसे कृत्रिम शर्करा बोल दे, जिसे अपने लैब में तैयार करते हैं, सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा यानी आर्टिफिशियल शुगर कौन सी है? सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा, आर्टिफिशियल शुगर की हम बात करें तो वो कौन सी होती है? तो उस समय अपने को आंसर देना होता है एलिटेम। एलिटेम जो होती है वो हम घरों में जो चीनी यूज करते हैं उससे 2000 गुना मीठी होती है। 2000 गुना क्या होती है? मीठी होती है। ठीक है, समझ में आई बात? बीज से प्राप्त शर्करा कौन सी होती है? माल्टोज होती है। बीज से प्राप्त शर्करा कौन सी है? माल्टोज है। ठीक है। सुक्रोज को हम प्रतीप शर्करा के नाम से भी जानते हैं, इनवर्ट शुगर के नाम से भी जानते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, किसे इनवर्ट शुगर, प्रतीप शर्करा कहा जाता है? तो उस समय आंसर क्या देना होता है? सुक्रोज। ग्लूकोज को हम ब्लड शुगर भी बोलते हैं। ब्लड शुगर के नाम से रक्त शर्करा कौन सी होती है? ग्लूकोज होती है। अपने रक्त में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी हो गई? ग्लूकोज हो गई। इसे कोशिका का ईंधन भी कहते हैं, है ना?
कोशिका का ईंधन किसे कहा जाता है? ग्लूकोज को, क्योंकि ये कोशिका में ऑक्सीजन से क्रिया करके अपने को ऊर्जा देती है। तो कोशिका का ईंधन किसे कहा जाता है? ग्लूकोज को। क्वेश्चन क्या पूछा है? शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? तो उस समय आंसर देना होता है फ्रक्टोज जो है वो शहद हनी का सबसे प्रमुख घटक है। चलो आगे चलते हैं। कैप्सूल का आवरण बना होता है। दोस्तों कैप्सूल जो होता है उसका बाहरी आवरण स्टार्च का बना होता है ना। मुंह में सबसे पहले पाचन भी किसका होता है? मुंह में, है ना, सबसे पहले पाचन की बात करें, सबसे पहले पाचन की हम बात करें तो भी वो किसका होता है? स्टार्च का होता है। मुंह में सबसे पहले पाचन भी किसका होता है? स्टार्च का होता है। कैप्सूल का बाहरी आवरण है वो किसका बना होता है? स्टार्च का बना होता है। ठीक है, ठीक है। और स्टार्च के सोर्स देखें तो चावल हो गया, आलू हो गए, है ना, शकरकंद हो गए, ये सब स्टार्च के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं, स्टार्च के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, वो किसकी बनी होती है? पादपों की कोशिका भित्ति जो है किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। तो सेल्यूलोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है। इसका सबसे बेस्ट आंसर होता है कि पादपों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है ना। तो कैप्सूल का बाहरी आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का। अंडे के छिलके का नहीं बना होता है, प्रोटीन का नहीं बना होता है, किसका बना होता है? स्टार्च का। मुंह में सबसे पहले पाचन भी स्टार्च का होता है। मुंह में लार होती है, उसमें टाइलिन नाम का एंजाइम होता है जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। यहां तक कहानी अच्छे से समझ में आई क्या? आगे चलें। चलो, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है 42। सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? तो उस समय आप आंसर क्या दोगे? 42% प्रोटीन पाई जाती है। सोयाबीन के अलावा भी प्रोटीन के 3 अच्छे सोर्स हैं, जिसमें एक होता है क्लोरेला। क्लोरेला नाम का एक शैवाल होता है, एक एल्गाई होता है ना, जो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। इसमें लगभग 70% तक प्रोटीन होती है। इसके अलावा प्रोटीन का अच्छा सोर्स है वो है आपके स्पाइरुलिना। क्या है? स्पाइरुलिना। ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। ये भी क्या है? एक प्रकार का शैवाल है, एल्गाई है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 65% होती है। कितनी होती है? 65% होती है। ठीक है, तीसरे नंबर पर बात करें, क्लोरेला हो गया, स्पाइरुलिना हो गया। तीसरे नंबर पर बात करें तो वो है आपके मशरूम। मशरूम प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। लगभग 52% इसमें क्या होती है? प्रोटीन होती है। और मशरूम एक कवक होता है, एक फंगस होता है। क्या होता है? एक फंगस है, फंगस। और चौथे नंबर पर बात आती है सोयाबीन। सोयाबीन जो है प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, जिसमें 40 से 42% क्या होती है? प्रोटीन होती है। 40 से 42% प्रोटीन है। तो सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत क्या है? 42। इसके अलावा भी कुछ है। सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा क्लोरेला, सेकंड नंबर पर स्पाइरुलिना, थर्ड नंबर मशरूम और चौथे नंबर पर सोयाबीन। यहां तक कहानी समझ में आई आपको अच्छे से? 4 क्वेश्चन समझ में आए दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, है ना। चलो चलते हैं। 8 नंबर, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रह होता है। देखो, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रह ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। शुगर के रूप में नहीं होता है, स्टार्च के रूप में नहीं होता है, ग्लूकोज के रूप में नहीं होता है। किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। देखो क्या कहानी है दोस्तों। देखो दोस्तों, इसकी कहानी में आपको एक स्लाइड लेके समझाता हूं। देखो, एक न्यू स्लाइड लेते हैं, उसमें आपको इसकी कहानी अच्छे से समझ में आएगी, है ना। देखो समझो, अपने शरीर में ग्लूकोज होता है। अपने शरीर में क्या होता है? ग्लूकोज, राइट। ठीक है, ठीक है, अपने शरीर में ग्लूकोज है। ठीक है, इसके बाद में एक बात बताता हूं, बहुत ही मजेदार बात है, काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। अपने शरीर में ग्रंथि होती है, उस ग्रंथि का नाम होता है अग्नाशय ग्रंथि। ग्रंथि का नाम क्या है? अग्नाशय ग्रंथि, जिसे अपने पैनक्रियाज कहते हैं। जिसे अपने क्या कहते हैं? पैनक्रियाज कहते हैं। अग्नाशय ग्रंथि, जिसे हम क्या बोलते हैं? पैनक्रियाज कहते हैं। इस अग्नाशय ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है, एक
हार्मोन निकलता है, इस हार्मोन का नाम होता है इंसुलिन। इस हार्मोन का नाम क्या है? इंसुलिन हार्मोन है ना? इंसुलिन, इस हार्मोन का नाम है इंसुलिन, है ना? ये जो इंसुलिन हार्मोन होता है ना, ये ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है? ये ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में। जब अपने शरीर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज हो जाता है तो यही इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। अब अपने शरीर को कभी भी है ना ग्लूकोज की जरूरत पड़ी तो यही ग्लाइकोजन है वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यही जो ग्लाइकोजन है वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो वापस कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, है ना? यही ग्लाइकोजन है वो वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छा सा लिखते हैं तो ये अपने थोड़े अच्छे यूज कर लेते हैं। चलो, ये यूज किया, यूं, है ना? यही जो ग्लूकोज है अपने शरीर में एक ग्रंथि होती है, उस ग्रंथि का नाम है आग्नाशय ग्रंथि, है ना? आग्नाशय ग्रंथि, जिसे अपने पेनक्रियास कहते हैं। उस पेनक्रियास से एक हार्मोन और निकलता है, उस हार्मोन का नाम है ग्लूकागोन हार्मोन। क्या नाम है? ग्लूकागोन हार्मोन। ये ग्लूकागोन हार्मोन जो होता है वो इस ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, तो मानव शरीर में जो संचित भोजन है ना वो क्या है? ग्लाइकोजन है। मानव शरीर में संचित भोजन क्या है? ग्लाइकोजन है। कभी भी आपको पूछ ले मानव शरीर में संचित भोजन, ग्लाइकोजन। लेकिन यही पूछ ले पादप में संचित भोजन कौन सा होता है? प्लांट की आप बात करो, पादप में संचित भोजन कौन सा होता है? तो उस समय आप आंसर क्या दोगे? जो पादप होते हैं उनमें जो संचित भोजन होता है वो होता है स्टार्च। कौन होता है? स्टार्च होता है। तो पादप में जो संचित भोजन है वो है स्टार्च। कौन है? स्टार्च। यहां तक आनी समझ में आई आपको? चले आगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है, ये जो ग्लाइकोजन होता है ये मानव शरीर में संचित रहता कहाँ कहाँ पे है? तो ये संचित रहता है मसल्स में, मसल्स में संचित रहता है, मांसपेशियों में संचित रहता है। ठीक है। और ये कहाँ पे संचित रहता है? मांसपेशियों के अलावा, ये मांसपेशियों के अलावा संचित रहता है लीवर में। कहाँ पे? यकृत में। ये यकृत में भी संचित रहता है, लीवर में भी। लीवर में लगभग 35% तक संचित रहता है और मांसपेशियों में लगभग 65% तक ये क्या रहता है? संचित रहता है। तो ये एक सिंपल सा मैंने आपको बताया है, काफी इंपॉर्टेंट है, चाहो तो इसको आप नोट कर सकते हो। ठीक है ना? तो अपना क्वेश्चन क्या था? देखो, क्वेश्चन था मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। यानी मानव शरीर का संचित भोजन ग्लाइकोजन है और पादप का संचित भोजन स्टार्च है, और ये कहानी होती है, इस हिसाब से क्या रहता है? ये संचित रहता है। तो क्वेश्चन समझ में आया? नोट किया इसको आपने अच्छे से? चले आगे। चलो, नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन। हाइपोकैलेमिया की किसकी कमी के कारण हाइपोकैलेमिया हो जाता है? कैल्शियम कमी। देखो, कैल्शियम की अगर शरीर में कमी हो जाएगी ना तो आपको एक रोग हो जाएगा जिसे अपने बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस, जिसमें हड्डियों में क्या होते हैं? छिद्र हो जाते हैं। ओस्टियोपोरोसिस, हड्डियों में छोटे छोटे क्या हो जाते हैं? छिद्र हो जाते हैं। छिद्र क्या हो जाते हैं? पोर्स हो जाते हैं। पोर्स, है ना? हड्डियों में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। आयोडीन की बात करें, आयोडीन की कमी के कारण जो रोग होता है उस रोग को अपने बोलते हैं घेंगा रोग, है ना? उस रोग को अपने बोलते हैं घेंगा रोग। आयोडीन की कमी के कारण अपने गले में एक ग्रंथि होती है जिसे अपने थायराइड ग्लैंड आउटू ग्रंथि बोलते हैं। उस आउटू ग्रंथि में सूजन आ जाती है ना? इसे ही अपने घेंगा रोग बोल देते हैं, इसे ही अपने गोइटर डिजीज कह देते हैं। और आयरन की कमी से आपको जो रोग होगा वो होगा एनीमिया। क्या रोग होगा? एनीमिया, जिसे अपने रक्त क्षीणता बोल देते हैं या रक्ताल्पता बोल देते हैं। रक्त क्षीणता या रक्त अल्पता बोल देते हैं, एनीमिया। तो पोटेशियम की कमी से क्या हो जाता है? हाइपोकैलेमिया हो जाता है। अब इसमें क्या हो जाता है? मसल्स जो होते हैं, मांसपेशियां होती है, इसमें मांसपेशियों में खिंचाव आने लग जाता है ना? हाइपोकैलेमिया में क्या होता है? मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है। ठीक है, मांसपेशियों में खिंचाव आने लग जाएगा, है ना? फटीग जिसे अपने बोलते हैं, मनुष्य को थकान आने लग जाती है ना? हार्ट की जो रिदम होती है, हार्ट बीट में भी चेंजिंग आने लग जाती है ना? और मनुष्य में कमजोरी आ जाती है, मतलब
पोटेशियम की कमी के कारण इस रोग को अपने बोल देते हैं हाइपोथैलेमिया। हार्ट प्रभावित होता है, आपको थकान आएगी, मांसपेशियों में खिंचाव आने लग जाएगा, कॉन्स्टिपेशन होने लग जाएगा, कब्जी वगैरह होने लग जाती है। इस रोग को अपने हाइपोकैलेमिया कहते हैं। हाइपोकैलेमिया पोटेशियम की कमी के कारण होता है, ये चीज ध्यान रखना। चलो चले आगे। चलो, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग क्या है? तो बच्चों में 2 से 5 साल तक की उम्र के बच्चों में एक रोग हो जाता है जो कि प्रोटीन की कमी से होता है। उसे हम क्वेश्योरकर भी बोलते हैं, उसे हम मेरास्मस भी बोलते हैं। ये दोनों रोग बच्चों में प्रोटीन की कमी से होता है। क्वेश्योरकर रोग में क्या होता है, बच्चों का शरीर दुबला पतला हो जाता है और पेट फूल कर बाहर निकल जाता है। जबकि मेरास्मस की कमी से भी बच्चों का शरीर दुबला पतला हो जाता है और बच्चों की शरीर की जो त्वचा होती है ना, वो ढीली पड़ जाती है। ठीक है, तो दोनों रोग हैं। घेंगा रोग तो आपको पता है, अभी मैंने बताया था आयोडीन की कमी से होता है। तो यहाँ पे अ और बी का सबसे सही आंसर हो जाएगा दोनों, है ना। दोनों 1 और 2, क्वेश्योरकर और मेरास्मस, दोनों रोग है वो प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग होते हैं। ठीक है, क्वेश्योरकर डिजीज होती है, इसे मून फेस डिजीज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें जो चेहरा होता है वो चांद जैसा हो जाता है। इसे मून फेस डिजीज भी कहते हैं, इसे मून फेस डिजीज भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। जबकि मेरास्मस रोग होता है, मेरास्मस रोग, इसे हम साइमन डिजीज के नाम से भी जानते हैं, इसे हम साइमन डिजीज, साइमन रोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, साइमन रोग के नाम से, साइमन डिजीज के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है वो है क्वेश्योरकर और मेरास्मस दोनों। चले आगे। चलो, सूक्ष्म जीवों को देखने वाला प्रथम व्यक्ति था रॉबर्ट ब्राउन। ये रॉबर्ट ब्राउन है दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जैन या एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो सूक्ष्म जीवों को देखने वाला प्रथम व्यक्ति एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है। इसने जीवाणु की भी खोज की थी। जीवाणु, बैक्टीरिया की बात आती है, बैक्टीरिया, जीवाणु की खोज का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? तो उस समय आंसर क्या दिया जाता है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन है, इसने कोई भी कोशिका होती है उसके अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक, कोशिका के अंदर, है ना, केंद्रक की खोज, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, है ना, न्यूक्लियस, केंद्रक की खोज किसने की थी? तो उस समय आंसर क्या होता है? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, इसने सबसे पहली प्रतिजैविक एंटीबायोटिक खोजी थी, है ना, उसका नाम था पेनिसिलिन। सबसे पहली पेनिसिलिन एंटीबायोटिक खोजने का श्रेय भी किसको जाता है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाता है। तो यहाँ पर सूक्ष्म जीवों को देखने वाला प्रथम व्यक्ति एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक द सबसे बेस्ट आंसर है। चलो, इटाई रोग किसके कारण होता है ना? इटाई। तो देखो, मरकरी, जिसे अपने बोलते हैं Hg, पारा, मरकरी के कारण जो रोग होता है उस रोग को मीना माता रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीना माता रोग कहते हैं। मरकरी के कारण होने वाले रोग को तो मीना माता रोग बोल देते हैं। कैडमियम की कमी के कारण जो रोग होता है ना, उस रोग को हम इताई रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इताई रोग कहते हैं। ठीक है, आर्सेनिक की कमी के कारण जो रोग होता है उसे अपने बोलते हैं ब्लैक फुट डिजीज। क्या बोल देते हैं? ब्लैक फुट डिजीज के नाम से, ब्लैक फुट रोग के नाम से इसको जानते हैं। और उसके बाद में नाइट्रेट, है ना, नाइट्रेट आयन की कमी के कारण जो रोग होता है उसे अपने ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, वो नाइट्रेट आयन की कमी के कारण होने वाला रोग है। समझ में आई बात? तो ये सारे अपने को ध्यान में रखना है। मरकरी, मीना-माता रोग, कैडमियम, इताई, आर्सेनिक, ब्लैक फुट डिजीज और नाइट्रेट ब्लू बेबी सिंड्रोम। 10वां, 6 रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? 6 जिसे अपने बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस, है ना, 6 जिसे अपने ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। ट्यूबरक्लोसिस रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? माइक्रोकॉक्सी, स्ट्रेप्टोकॉक्सी बैसिलस या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण। तो टीबी, ट्यूबरक्लोसिस 6 रोग जिसे अपने टीबी भी बोलते हैं, इस रोग को अपने तपेदिक रोग भी कहते हैं, है ना। इस रोग को अपने यक्ष्मा रोग के नाम से भी जानते हैं। और इस रोग के बारे में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने बताया था वो था रॉबर्ट कोच, इसलिए इसको अपने कोच रोग के नाम से भी जानते हैं, कोच रोग के नाम से भी जानते हैं।
किसको? क्षय रोग को। तो क्षय रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो उस समय आंसर देना होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, है ना। इसके कारण जो रोग होता है वो होता है टीबी। ठीक है, एक जीवाणु के कारण होने वाला रोग है जिसमें अपने फेफड़े प्रभावित होता है, व्यक्ति को लगातार खांसी आती रहती है। यहां तक कहानी अच्छे से समझ में आई? ये क्वेश्चन सारे समझ में आए? तो 10 अच्छे क्वेश्चन अब तक अपने ने किए हैं। आगे चलते हैं 11वां क्वेश्चन। H5N1 के साथ संक्रमण निम्नलिखित में से किस बीमारी की ओर जाता है? HIV, है ना। HIV तो एक वायरस के कारण होने वाला रोग है। HIV जिसे ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस कहते हैं, ये कौन सा रोग हो गया? ये एड्स रोग है। HIV के कारण तो एड्स रोग होता है। ठीक है, फिर बात आती है स्वाइन फ्लू, जो कि सुअर से फैलता है। वो जिस वायरस के कारण होता है उस वायरस का नाम होता है H5। जिस वायरस के कारण होता है उस वायरस का नाम है H5N1 वायरस। उसके बाद में बात आती है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू जिस वायरस के कारण होता है उस वायरस का नाम है H1N1 वायरस, है ना। सॉरी, उल्टा बता दिया है मैंने आपको, थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। देखो, स्वाइन फ्लू जो रोग होता है वो होता है H1N1 वायरस के कारण। बर्ड फ्लू जो रोग होता है वो होता है H5N1 वायरस के कारण। और फवारा हैजा, हैजा तो एक प्रकार का विब्रियो कोलेरी नाम के जीवाणु के कारण होने वाला रोग है जिसे अपने हैजा बोलते हैं। तो H5N1 संक्रमण निम्नलिखित में से किस बीमारी? तो समय आंसर देना होता है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू एक ऐसी बीमारी है जो H5N1 वायरस के कारण होती है। ये वायरस मुर्गियों से, पक्षियों से फैलता है, जो अपने श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। और इसके लिए स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू के लिए 2 मेडिसिन बड़ी कारगर है। एक मेडिसिन है जिसका नाम है ओसाल्टीमिविर, एक मेडिसिन है जिसका नाम है ओसाल्टीमिविर, और एक मेडिसिन है जिसका नाम है टेमीफ्लू। क्या नाम है? टेमीफ्लू। तो ओसाल्टीमिविर और टेमीफ्लू 2 मेडिसिन है जो स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू के रोगियों के इलाज में काम में ली जाती है। तो यहां तक कहानी आपको अच्छे से समझ में आई? ठीक है, चलो चलते हैं आगे। अतिरिक्त 21वें गुणसूत्र के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है? देखो, पटाउ सिंड्रोम जो होता है ना, वो 5वें गुणसूत्र में कमी के कारण होता है। सॉरी, पटाउ सिंड्रोम होता है ना, वो 13वें गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की वृद्धि के कारण होता है। यानी 13वें जोड़ी गुणसूत्र में अगर ट्राइसोमी बन जाती है तो अपने को पटाउ सिंड्रोम होता है। डाउन सिंड्रोम जो होता है वो 21वें जोड़ी गुणसूत्र में ट्राइसोमी बनने के कारण होता है। और क्राइकेट सिंड्रोम होता है वो 5वें गुणसूत्र में कमी के कारण होता है, कमी के कारण। इन सब में वृद्धि हो रही है, यहाँ पर 5वें गुणसूत्र में कमी के कारण। और क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है जो केवल पुरुषों में होता है। पुरुषों में गुणसूत्र होता है 44 + XY। इसमें क्या होता है? X गुणसूत्र में क्या होने लग जाती है? वृद्धि होने लग जाती है। तो यहाँ पर 21वें गुणसूत्र का कारण कौन सी बीमारी है? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम 21वें जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है। 21वें जोड़ी गुणसूत्र में पहले 2 गुणसूत्र थे, एक गुणसूत्र और जुड़ गया तो वहां पर क्या बन गए हैं? 3 गुणसूत्र बन गए हैं, जिसको अपने ट्राइसोमी बोल देते हैं। और डाउन सिंड्रोम में होता क्या है? डाउन सिंड्रोम में जो बच्चा होता है वो मंद बुद्धि का होता है, बहुत ही मंद बुद्धि का बच्चा होता है दोस्तों, है ना। मुंह से लार उसका लगातार टपकती रहती है, भोले प्रवृत्ति का बच्चा होता है। तो 21वें गुणसूत्र के कारण डाउन सिंड्रोम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है डायरेक्ट। चलो, डेंगू किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है, या बैक्टीरिया के कारण होता है, या फंगस के कारण होता है? बैक्टीरिया, विषाणु जिसे अपने वायरस कहते हैं, कवक जिसे अपने फंगस कहते हैं, है ना, और प्रदूषण जिसे अपने पोल्यूशन कहते हैं। तो डेंगू जिसके कारण होता है वो है आपके वायरस। डेंगू वायरस से होता है। एक मच्छर होता है, उस मच्छर का नाम है मादा एडिस। बिल्कुल सर, मादा एडिस नाम का एक मच्छर है। अच्छा, मादा एडिस जो मच्छर है ना, मादा एडिस जो मच्छर है ना, उस मादा एडिस मच्छर एक वायरस छोड़ती है। उस वायरस का नाम होता है आर्बो वायरस। ठीक है, इसे फ्लेवी राइबो वायरस भी बोलते हैं, फ्लेवी
राइबोवायरस भी बोलते हैं। ठीक है, मादा एडिस मच्छर जिससे एक रोग होता है आर्बोवायरस, इसे फ्लेवी राइबोवायरस भी कहा जाता है। ठीक है, जो मादा एडिस मच्छर के द्वारा अपने शरीर में चला जाता है और अपने को क्या हो जाता है, डेंगू हो जाता है। डेंगू की एक जांच है, उस जांच का नाम है टूर्निक्वेंट जांच। टूर्निक्वेंट जांच, ये डेंगू की जांच है ना, ये डेंगू की जांच है जिसे अपने टूर्निक्वेंट जांच के नाम से जानते हैं। ठीक है, अच्छा, इस जांच में यह पता लगाया जाता है व्यक्ति को डेंगू है या नहीं है। अच्छा, डेंगू में होता क्या है, डेंगू में है ना व्यक्ति को तेज बुखार आता है, जोड़ों में दर्द होता है, तेज बुखार, जोड़ों में दर्द, ये डेंगू की प्रथम अवस्था है दोस्तों, है ना, फर्स्ट फेज है। डेंगू की जो सबसे प्रथम अवस्था है, जो फर्स्ट फेज है, वो उसमें होगा क्या, आपको तेज बुखार आएगा, जोड़ों में दर्द होगा। फिर बात आती है सेकंड फेज की, तो सेकंड फेज में क्या होता है, डेंगू में है ना प्लेटलेट्स कम होने लग जाती है। प्लेटलेट्स क्या हो जाती है, व्यक्ति की कम हो जाती है। तो ये रोग डेंगू होता है। तो डेंगू जिसके कारण होता है वो होता है वायरस, किस वायरस के कारण, आर्बो वायरस या फ्लेवी राइबो वायरस के कारण। चलो, किस रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं होती है, किस रक्त समूह में ब्लड ग्रुप में, किस रक्त समूह ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होती है, एंटीबॉडी है ना, एंटीबॉडी की बात करें तो वो किस ब्लड ग्रुप में नहीं है, तो उस समय आंसर देना होता है AB। देखो, O ब्लड ग्रुप है, इसका मतलब उसमें एंटीजन नहीं है, और एंटीबॉडी A व B दोनों है। AB ब्लड ग्रुप है, इसका मतलब उसमें A व B एंटीजन है जबकि एंटीबॉडी नहीं है। A ब्लड ग्रुप है, इसका मतलब उसमें A एंटीजन है और B एंटीबॉडी है। B ब्लड ग्रुप है, इसका मतलब B एंटीजन है और A एंटीबॉडी है। तो एंटीबॉडी किसमें नहीं होती है, AB ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होती है। चलें आगे, चलो, शरीर के सभी हिस्सों से CO2 युक्त रक्त को कौन सी वाहिका द्वारा हृदय में वापस लाया जाता है, हृदय में वापस लाया जाता है। देखो, इसको सिंपल सा एक बात समझो, ये आपका है अंग, ठीक है, और ये है, या ऐसे समझ लो, देखो ऐसे समझो, ये है हृदय और ये है अंग। ठीक है, हृदय से अंग तक रक्त ले जाने वाली जो होती है ना, वो होती है धमनियां। कौन होती है, धमनियां, जिन्हें हम आर्टरीज कहते हैं, आर्टरीज कहते हैं। और आर्टरीज में हमेशा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। कैसा रक्त प्रवाहित होता है, शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त का मतलब उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कम है। ठीक है, ऐसे ब्लड को हम ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनित रक्त कहते हैं। अंग से हृदय तक, अंग से हृदय तक रक्त ले जाने वाली होती हैं, वो होती हैं शिराएं। वो क्या होती हैं, शिराएं, जिन्हें हमें वीन्स कहते हैं, है ना। और वीन्स में, शिराओं में जो रक्त होता है ना, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा तो क्या होती है, कम होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, ज्यादा होती है। उसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है, शरीर के सभी हिस्सों से CO2 युक्त रक्त को कौन सी वाहिका द्वारा हृदय में लाया जाता है, तो कौन सी हो गई बताओ, शिराएं। क्या हो गई, वीन्स, है ना। धमनियां शुद्ध रक्त को, शिराएं अशुद्ध रक्त को। शुद्ध रक्त का मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी, इससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, विऑक्सीजनित रक्त कहते हैं। केशिकाएं मानव शरीर की सबसे पतली रक्त वाहिनियां होती हैं जो धमनियों और शिराओं को जोड़ने का काम करती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मात्रा लगभग समान होती है। इसमें जो रक्त होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मात्रा लगभग आपको समान देखने को मिलेगी। समझ में आई बात। केशिकाएं जिन्हें हम कैपिलरीज बोलते हैं, धमनियां जिन्हें हम आर्टरीज कहते हैं, आर्टरीज कहते हैं, और केशिकाएं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज कहते हैं, कैपिलरीज कह देते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। रुधिर वाहिकाओं में रुधिर के स्कंदन को इसके द्वारा रोका जाता है। देखो, अपने शरीर में जो रक्त होता है वो सर से लेके एड़ी तक कंटिन्यू क्या करता रहता है, बहता रहता है। शरीर में रक्त को रक्त वाहिनियों में, रक्त नलिकाओं में रोकने वाला जो प्रोटीन होता है वो होता है हिपेरिन। हिपेरिन जो होता है वो रक्त नलिकाओं में
रक्त को रोकने से, जमने से रोकने से बचाता है, जमने नहीं देता है। तो यहाँ पर आंसर हिपेरिन होगा, है ना, हिपेरिन। रुधिर वाहिका और रुधिर के स्कंदन को, यानी रुधिर को, रक्त नलिकाओं में रक्त जमना नहीं चाहिए, इसको जमने से रोकने वाला प्रोटीन कौन सा है? हिपेरिन। एल्बुमिन नहीं है, ग्लोब्यूलिन नहीं है, फिब्रिनोजन नहीं है ना। एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो होती है वो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, रक्त दाब को नियंत्रित करती है। ग्लोब्यूलिन होती है वो आपके प्रतिरक्षा तंत्र को, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है, ये रक्त प्लाज्मा में पाई जाती है। फिब्रिनोजन होती है वो ब्लड क्लोट, रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है, रक्त का थक्का बनाने में मदद करने वाली फिब्रिनोजन हो गई। यहां तक कहानी समझ में आई? चलो, मानव शरीर का ब्लड बैंक कौन सा है ना? ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? रक्त बैंक या ब्लड बैंक किसे कहते हैं अपने? तो मानव शरीर का जो ब्लड बैंक होता है ना, रक्त बैंक, वो कहा जाता है प्लीहा को, जिसे अपने इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन। स्प्लीन, प्लीहा को हम रक्त बैंक या ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं। हृदय, हार्ट नहीं है ना, यकृत, लीवर भी नहीं है ना, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो मानव शरीर का रक्त बैंक, ब्लड बैंक कौन सा है? प्लीहा है, प्लीहा, जिसे अपने बोलते हैं स्प्लीन। ठीक है, मृत रक्त कोशिकाएं जो होती हैं वो इसी स्प्लीन, प्लीहा में इकट्ठी होती हैं। ठीक है, चलो समझ में आई बात? चलो, शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है महाधमनी, जिसे अपने एओर्टा के नाम से जानते हैं। एओर्टा, है ना, एओर्टा। महाधमनी जो होती है एओर्टा, है ना, एओर्टा, वो सबसे बड़ी धमनी होती है। फेफड़े की धमनी नहीं, कोरोनरी धमनी। हृदय को रक्त पहुंचाने वाली धमनी कोरोनरी धमनी होती है। इस कोरोनरी धमनियों में वसा की मात्रा बढ़ जाने पर हार्ट अटैक आ जाता है। फुसफुसीय धमनी, जिसे अपने पल्मोनरी आर्टरी भी बोलते हैं, फुसफुसीय सीरा, पल्मोनरी वीन कहते हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। महाधमनी, जिसे हम एओर्टा कहते हैं, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है ना। आपसे यह भी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, सबसे बड़ी सीरा कौन है? सीरा, सबसे बड़ी सीरा वीन कौन है? तो उस समय आंसर देना होता है महासीरा। सबसे बड़ी सीरा जो होती है, वीन होती है, वो महासीरा होती है, जिसे अपने वेना कावा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वेना कावा, है ना, वेना कावा के नाम से उसे हम जानते हैं। चले आगे, चलो, निम्न में से कौन एक प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है ना? प्लाज्मा प्रोटीन यानी जो रक्त प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन है वो कौन सी नहीं है? ठीक है ना। तो रक्त में पाई जाने वाली प्रोथ्रोम्बिन एक प्लाज्मा प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन एक प्लाज्मा प्रोटीन है। ये दोनों ब्लड क्लोट, है ना, ब्लड क्लोट, जिसे अपने बोलते हैं रक्त का थक्का, ये दोनों ब्लड क्लोट रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है। ग्लोब्यूलिन है, ये मनुष्य के शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाती है, प्रतिरक्षा तंत्र को बनाने में हेल्प भी करती है। हीमोग्लोबिन जो होती है ना, हीमोग्लोबिन पाई जाती है आरबीसी में। रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाओं में क्या पाई जाती है? हीमोग्लोबिन, है ना। तो हीमोग्लोबिन प्लाज्मा का पार्ट नहीं है ना, ब्लड कोप्सल्स का पार्ट है, रक्त रुधिराणु का पार्ट है, जो कौन है? आरबीसी। तो यहां पर आंसर होगा अ, जिसे अपने बोलते हैं हीमोग्लोबिन। समझ में आई कहानी दोस्तों, है ना। बाकी सब होती है वो ब्लड प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन है। चलो, मानव रक्त में कोशिकीय अंश का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है ना? तो उस समय आंसर देना होता है पूरे ब्लड में जो प्लाज्मा का प्रतिशत है वो कितना है? 55% है। इस क्वेश्चन को ऐसे समझो कि अपना जो ब्लड है, ब्लड के दो पार्ट होते हैं, है ना। एक होता है ब्लड प्लाज्मा, एक होता है ब्लड प्लाज्मा, है ना, और एक होता है ब्लड कोप्सल्स, एक होता है ब्लड कोप्सल्स, है ना। एक होता है रक्त प्लाज्मा और एक होता है रक्त रुधिराणु, है ना। एक होता है रक्त प्लाज्मा और एक होता है रक्त रुधिराणु। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड कोप्सल्स। ब्लड प्लाज्मा की बात करें, ब्लड प्लाज्मा की बात करें तो ब्लड प्लाज्मा कौन कौन सी होती हैं? ब्लड प्लाज्मा होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये क्या है? आपके ब्लड
कोपसेल्स है, सॉरी, ब्लड प्लाज्मा पूरे रक्त का 55% होता है, जबकि ब्लड कोपसेल्स पूरे रक्त का 45% होता है। ठीक है, तो रक्त रुधिराणु जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स है वो पूरे ब्लड की 45% है। तो आपसे ब्लड कोपसेल रक्त रुधिराणु भी पूछ सकते थे, तो ये आंसर देना होता, लेकिन अपने से प्लाज्मा पूछी गई है तो आंसर होगा 55%। ये सेशन आपको कैसा लगा दोस्तों? 20 अच्छे क्वेश्चन लेके आया। पोषक तत्व, मानव रोग और रक्त परिसंचरण तंत्र, इन 3 टॉपिक को मैंने ध्यान में रखते हुए ये सेशन बनाया है। जैसे कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं जो बार बार ये सारे क्वेश्चन, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, बार बार पूछे गए क्वेश्चन है और आपकी तैयारी होती है तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। तो आज का सेशन आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में मैं आपके लिए फिर अच्छे 20 क्वेश्चन लेके आऊंगा, उसको आप करना। इस सेशन की पीडीएफ आपको अचीवर्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।